वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री की क्लासेज में। लास्ट क्लास में हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि मुझे पता है आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स के पास शायद बुक्स नहीं है। बुक्स तो क्या, अभी तक सिलेबस भी नहीं है, इसलिए मैंने आपको हल्का सा सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बताया था। आज से हम क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकादमिक रसायन में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसलिए अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो अपने रजिस्टर पेन निकाल लीजिए और जो जो चीज़ मैं नोट करवाता जाऊं या आपको लगे कि नोट करनी है वो आप उतारते जाना, या फिर इसके अलावा नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगैंड बंध। क्या नाम है? संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगैंड बंध। मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब देखो ये संक्रमण धातु संकुल होते क्या है। सबसे पहले हमें नाम के बारे में पता होना चाहिए, आखिर ये चीज़ है क्या। वैसे तो हमने सेकेंड ईयर में भी पढ़े हैं, ठीक है, पता नहीं आपको याद है या नहीं है, लेकिन हमने ये सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके हैं। हमने सेकेंड ईयर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम की यूनिट पढ़ी थी, उप सह संयोजक यौगिक। वहाँ पे भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 2 थी, उसमें हमने उप सह संयोजक यौगिकों के बारे में पढ़ा था। पढ़ा था। अब देखो, उप सह संयोजक यौगिक क्या होते हैं वो एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखो, हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसमें दो चीज़ें हैं, एक तो मेटल और एक लिगैंड। M यानी मेटल और L यानी कि लिगैंड। दो परमाणु हैं, आपस में क्या कर रहे हैं? बॉन्डिंग बना रहे हैं, आपस में बॉन्डिंग बना रहे हैं, बंध बना रहे हैं। ठीक है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा। यही तो होता है, जब किसी बंध का निर्माण होता है तो उसमें दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। लेकिन जब बात आती है उप सह संयोजक यौगिकों की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो वहां ऐसा होता है कि दो परमाणु में से केवल एक ही परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए देता है। ठीक है, दोनों परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते। जब दो परमाणु में से एक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के साथ साझा करता है, शेयर करता है, तो ऐसा बंध कहलाता है उप सह संयोजक बंध। ठीक है, जो परमाणु हमारे पास इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम कहते हैं लिगैंड, और जो परमाणु हमारे पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे हम कहते हैं धातु, या सेंट्रल मेटल आयन, या केंद्रीय धातु आयन, कई नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया उप सह संयोजक यौगिक। और इसी की बात करेंगे हम केंद्रीय धातु संकुल में। देखे होंगे आपने कुछ यौगिक, आपने सेकेंड ईयर की बुक में भी देखे होंगे, जिसमें एक धातु आयन बीच में होता है, जैसे कॉपर है, आयरन है, बीच में होता है, और उसके चारों तरफ लिगैंड जुड़े हुए होते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा। तो वही चीज़ यहाँ पर है, तो उसके बारे में ही हमको पढ़ना है। उसको ही हम बोलते हैं संक्रमण धातु संकुल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो संक्रमण धातु संकुल में हमें क्या पढ़ना है? उनके बीच जो बॉन्डिंग हो रही है, उनके बीच जो बंध बन रहा है वो कैसे बन रहा है, और जो बंध बन रहा है उसके क्या क्या गुण है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो हमें यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखो, धातु और लिगैंड के बीच में बंध को समझाने के लिए या बॉन्डिंग को समझाने के लिए अलग अलग कई सिद्धांत दिए गए।
कई सिद्धांत दिए गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थर्ड ईयर में आपके पास जो सिद्धांत है मेन, पूरी यूनिट में जो एक थ्योरी चलती रहेगी, जो सिद्धांत चलता रहेगा, वो है CFT, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, लेकिन क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पढ़ने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, उसके पीछे क्या कारण था? ठीक है, तो वो बात हमें पहले करनी है। देखो दरअसल CFT यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से पहले एक सिद्धांत दिया गया, कौन सा? VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, जो हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा है, याद हो तो यूनिट सेकंड में। कोई बात नहीं याद नहीं है तो देखो वहाँ पे हमने VBT पढ़ा था और VBT की कमियां पढ़ी थी। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ बातों को VBT नहीं समझा पाया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा पाई। उसको किसने समझाया? CFT ने समझाया। तो देखो बच्चों, आपकी जो ये यूनिट स्टार्ट होती है उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है VBT की कमियां। VBT किसके लिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए या संक्रमण धातु संकुलों के लिए। तो VBT में क्या क्या कमियां रह गई थी, हमें वो पढ़नी है। ठीक है, अच्छा VBT क्या होती है ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कोई बात नहीं पता तो मैं 3 पॉइंट के अंदर पूरी VBT आपको समझाने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि हमारे सिलेबस में VBT नहीं है, VBT की कमियां हैं। तो हमें VBT भी पता होनी चाहिए, लेकिन तभी हम कमियों के बारे में पढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्टकट में देखेंगे। ठीक है, तो देखो VBT को 3 पॉइंट के अंदर समझा रहा हूँ मैं। पहला पॉइंट देखो, सबसे पहले होता क्या है, जो हमारे पास धातु है, जो हमारे पास संकुल में धातु होता है, वो अपने खाली कक्षक उपलब्ध करवाता है, वैकेंट ऑर्बिटल। जितने उसको बॉन्ड बनाने हैं, जितने उसको बंद बनाने हैं और जितने उसके पास लिगेंड आ रहे हैं, उसके हिसाब से वो खाली कक्षक वैकेंट ऑर्बिटल उपलब्ध करवाता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? केंद्रीय धातु आयन खाली कक्षक उपलब्ध करवाएगा ताकि बॉन्ड बना सके, ताकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके, पहली बात। ठीक है, अब आती है दूसरी बात में क्या हुआ, जितने भी धातु के खाली कक्षक उपलब्ध होंगे, जितने कक्षक धातु ने उपलब्ध करवाए, वो आपस में क्या करेंगे? वो आपस में संकरण करेंगे और संकरण करके समान ऊर्जा वाले नए कक्षकों का निर्माण करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है ना, परमाणु के कक्षक आपस में मिल जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, यही तो होता है। तो यहां क्या होगा? संकरण होगा। परमाणु के जो कक्षक उपलब्ध हुए थे पहली बार में, वो आपस में मिल जाएंगे और नए कक्षक बनाएंगे, जिनको हम कहते हैं संकरित कक्षक। ठीक है, 2 कक्षक मिले तो sp संकरण, 3 कक्षक मिले तो sp2, 4 मिले तो sp3, ऐसे ही हमारे पास dsp2, sp3d2, d2sp3, इतने सारे संकरण हो सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, आपको दिख रहे होंगे, इसलिए इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा काम है लिगैंड का। किसका? लिगैंड का। तीसरी बार में क्या होता है? लिगैंड आता है और अपने इलेक्ट्रॉन देकर जाता है। लिगैंड आता है और अपने इलेक्ट्रॉन देके जाता है, यानी कि तीसरा काम लिगैंड का है। लिगैंड इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और जो धातु के खाली कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि उनके साथ ओवरलैपिंग कर लेगा और बॉन्ड बना लेगा। कौन से बॉन्ड बना लेगा? कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ तीसरा पॉइंट। ठीक है, मैंने कहा था 3 पॉइंट,
कोई बात नहीं, हो गए 3 पॉइंट। इतना ही जानना है आपके लिए, ठीक है। तो 3 बातें आपके लिए जानना जरूरी है वीबीटी में। पहली बात, धातु खाली कक्षक उपलब्ध करवाएगा। दूसरा, धातु के खाली कक्षक संकरण करेंगे। और तीसरा, लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉनों की सहायता से धातु के साथ बंध बनाएगा। कौन सा बंध बनाएगा? उप सहसंयोजक बंध बनाएगा, कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड बनाएगा। तो ये तीनों बातें हो गई, ठीक है। तो अब आगे हमारे टॉपिक पे आते हैं। जो हमारे सिलेबस में है वो है वीबीटी की कमियां। अब इस सिद्धांत में ऐसी क्या कमी रह गई जो हमें आगे नया सिद्धांत खोजना पड़ा, सीएफटी को खोजना पड़ा, ठीक है, जिसको हमें आगे पढ़ना है। ये कमियां एग्जाम में आती है, इसलिए इसको हल्के में मत लेना। ये मत सोचना ये नहीं आती, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। लास्ट ईयर के कई साल के पेपर उठा के देख सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी कमियों की। देखो कमी नंबर फर्स्ट या पहली कमी, देखो जब भी वीबीटी की बात की जाती है तो इसमें पूरा का पूरा ध्यान धातु आयन पे दिया गया है, केंद्रीय धातु आयन पे दिया गया है। हमने भी 3 में से 2 पॉइंट धातु आयन के बारे में पढ़े थे, ठीक है। देखो जब बॉन्ड बन रहा है तो उसमें दोनों भाग ले रहे हैं, केंद्रीय धातु आयन भी ले रहा है और लिगैंड भी ले रहा है। दोनों समान रूप से भाग ले रहे हैं। समान क्या, लिगैंड ज़्यादा ही ले रहा है क्योंकि लिगैंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लेकिन फिर भी हमेशा ज़्यादा महत्ता धातु को दी गई, केंद्रीय धातु आयन को दी गई। लिगैंड को कुछ माना ही नहीं गया, लिगैंड को हमेशा इग्नोर कर दिया गया। तो ये वीबीटी की कमी नहीं है तो क्या है? वीबीटी की कमी नहीं है तो क्या है? एक पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, एक के साथ तो अच्छा व्यवहार होता है, एक के साथ बुरा व्यवहार होता है। ऐसा क्यों भाई? दोनों के साथ समान होना चाहिए, दोनों तुम्हारी संतान है। ऐसे ही कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड में दोनों भाग ले रहे हैं तो दोनों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, दोनों की बात होनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने वीबीटी खोजी उन्होंने दोनों की बात नहीं की, सिर्फ केंद्रीय धातु आयन पर ध्यान दिया। तो ये हो गई हमारी पहली बात, यानी कि पहली कमी। अब हम आते हैं कमी नंबर 2, ठीक है। सेकंड नंबर की कमी ये क्या है? देखो जब भी हमारे पास संकरण होता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कभी तो आंतरिक कक्षक संकुलों का निर्माण होता है और कभी बाहरी कक्षक संकुलों का निर्माण होता है। आप कहेंगे क्या, समझ नहीं आया? मैं बताता हूँ। देखो वीबीटी में कहा गया कि पूरा का पूरा ध्यान केंद्रीय धातु आयन पे दो, लिगैंड पे मत दो, लिगैंड का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। हमने मान लिया, हमने पूरा ध्यान केंद्रीय धातु आयन पे दिया गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने आयरन लिया, Fe+2 लिया, आयरन लिया, 2 बार लिया। अब मैंने एक बार तो इसकी बॉन्डिंग करवाई वाटर मॉलिक्यूल के साथ, H2O के साथ इसकी बॉन्डिंग करवाई, ठीक है। 6H2O मॉलिक्यूल इसके साथ जोड़ दिए और एक बार मैंने इसके साथ साइनाइड अणु को जोड़ दिया, 6 साइनाइड अणु जोड़ दिया। आपको दिख रहा है FeH2O6 2+ और FeCN6 4-, ये 2 कंपाउंड मैंने ले लिए। देखो लिगैंड को हमको देखना ही नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वीबीटी कह रही है। वीबीटी ने बोला था लिगैंड पे ध्यान मत दीजिए, केवल केंद्रीय धातु आयन पे दीजिए, तो मैं ध्यान नहीं दे रहा, मैं सिर्फ केंद्रीय धातु आयन पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब FeH2O6 की बात होती है, FeH2O6 की बात होती है, तो यहाँ पे जो संकरण होता है वो होता है sp3d2। यहाँ संकरण होता है sp3d2, एक S 3p और 2d, sp3d2 संकरण होता है, ठीक है। और FeCN6 4- की बात होती है तो वहाँ पे जो संकरण है वो है d2sp3। हमने तो धातु पे ध्यान दिया, फिर ये संकरण अलग अलग कैसे हुआ? या तो दोनों एक ही होना चाहिए, भाई मुझे तो एक ही चाहिए,
जब मैं वीबीटी की बात कर रहा हूँ और मुझसे किसी वैज्ञानिक ने कहा कि सिर्फ धातु पर ध्यान दो, तो मुझे तो एक ही संकरण चाहिए भाई, आपका पता नहीं। या तो मुझे sp3d2 चाहिए या फिर d2sp3, दोनों में एक होना चाहिए भाई। नहीं था। मैंने पूछा क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, अलग अलग क्यों है? वीबीटी के पास इस बात का जवाब नहीं था। वीबीटी इस बात को नहीं समझा पाई, मुझे उसके पास कोई आंसर नहीं था। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई दूसरी कमी कि कब हमारे पास आंतरिक कक्षक संकुल बनेंगे और कब बाहरी कक्षक संकुल, यानी कि कब अंदर वाले कक्षक काम में आएंगे और कब बाहर वाले कक्षक। ठीक है, जैसे इन एग्जाम्पलों में दिखाया कि एक बार तो हमारे पास अंदर वाले 2 डी कक्षक काम में आ रहे हैं और एक बार बाहर वाले डी कक्षक काम में आ रहे हैं। कब अंदर वाले डी कक्षक काम में आएंगे, कब बाहर वाले डी कक्षक काम में आएंगे, यानी कि कब तो sp3d2 संकरण होगा या d2sp3 कब होगा, इस बात को वीबीटी नहीं समझा पाया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई दूसरी कमी। अब बात करते हैं तीसरी कमी की, कमी नंबर 3। यह सिद्धांत संकुलों के चुंबकीय गुणों को और रंग को नहीं बता पाया। जो हमारे पास संक्रमण धातु संकुल हैं वो रंग क्यों प्रदर्शित करते हैं या फिर किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं वो नहीं बता पाया। ठीक है, और चुंबकीय गुण, देखो वीबीटी ने ये बताया, वीबीटी ने यह बताया कि संक्रमण धातु संकुलों में चुंबकीय गुण होते हैं। ये चुंबकीय, अनुचुंबकीय हो सकता है या प्रतिचुंबकीय हो सकता है, लेकिन कितना अनुचुंबकीय होगा और कितना प्रतिचुंबकीय होगा, इस बात को भी वीबीटी नहीं बता पाया, चुंबकीय व्यवहार को नहीं बता पाया। हाँ, माना इसने बताया कि चुंबकीय व्यवहार होता है, चुंबकीय गुण होते हैं, लेकिन कितना नहीं बता पाया। ये सॉरी, वीबीटी ने भी इस बात पे बोल दिया सॉरी मैं नहीं बता सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई कमी नंबर 3। अब हम बात करते हैं कमी नंबर 4 पे। ठीक है, कमी नंबर 4 क्या है? देखो फिर से वही बात, हमको सिर्फ बात करनी है केंद्रीय धातु आयन की। ये हम नहीं कह रहे, ये वीबीटी कह रही है, ये वीबीटी कह रही है। हमारे पास एक धातु आयन है निकिल +2 Ni+2। ठीक है, इसके 2 कंपाउंड है, एक तो है निकिल NH3 और एक है NiCN4 2 कंपाउंड हैं। ठीक है, अब मैं लिगैंड के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि इसने मना किया था, इसने मना किया था हमको वीबीटी ने। ठीक है, तो देखो निकिल है, दोनों के दोनों कंपाउंड में निकिल +2 अवस्था में है। निकिल किस में है? +2 अवस्था में है। लेकिन NH3 अमोनिया के साथ ये चतुष्फलकीय आकृति बना रहा है, और साइनाइड आयन के साथ ये वर्गाकार समतलीय आकृति बना रहा है। ऐसा भेदभाव क्यों भाई, क्यों ऐसा भेदभाव क्यों? एक के साथ चतुष्फलकीय, एक के साथ वर्गाकार समतलीय, भाई उससे क्या दुश्मनी है तुम्हारी जो उसके साथ ऐसा कर रहे हो? या तो दोनों के साथ चतुष्फलकीय आकृति बनाओ या दोनों के साथ वर्गाकार समतलीय बनाओ, क्योंकि एक ही धातु आयन है। लिगैंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल धातु आयन की, क्योंकि ये वीबीटी ने कहा था हमसे, वीबीटी ने लिगैंड की मना की है। अभी हम वीबीटी वाले काल में चल रहे हैं, वीबीटी ने लिगैंड की मना की है, केवल केंद्रीय धातु आयन के लिए बोला है। ठीक है, तो इस बात को भी नहीं समझा पाया कि एक ही धातु आयन अलग अलग लिगैंडों के साथ आकृति अलग अलग क्यों बनाता है, कभी चतुष्फलकीय कभी वर्गाकार समतलीय। इस बात को वीबीटी कंफर्म नहीं कर पाया, नहीं समझा पाया। ठीक है, तो इस बात के लिए भी चलो क्षमा कर देते हैं वीबीटी को, क्योंकि आगे हमको इसका जवाब मिलने वाला है। ठीक है, ये हमारे पास कितनी कमी हो गई? 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं कमी नंबर 5 की। कमी नंबर 5 क्या है?
जो वीबीटी है वो संक्रमण धातु संकुलों की जो ज्यामिति होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर देखते हैं ना, उनमें जो विकृति उत्पन्न होती है, जो विकृति उत्पन्न होती है उसको नहीं समझा पाया। जो विकृति उत्पन्न होती है उसको नहीं समझा पाया। कौन नहीं समझा पाया, या कौन सा सिद्धांत नहीं समझा पाया? वीबीटी का सिद्धांत नहीं समझा पाया। कैसे? देखो, मैंने एक बात बताई थी कि जब भी धातु आयन के खाली कक्षक उपलब्ध होंगे वो आपस में संकरण करके समान ऊर्जा वाले कक्षक बनाते हैं, समान ऊर्जा वाले कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी, समान ऊर्जा वाले कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो उनसे जो लिगैंड है वो भी समान दूरी पर होने चाहिए या नहीं चाहिए? होने चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम इस कंपाउंड को देखते हैं, कॉपर को देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो 4 हमारे पास H2O के मॉलिक्यूल हैं वो तो समान दूरी पर है, वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, लेकिन बाकी के जो दो H2O मॉलिक्यूल है वो थोड़ी ज़्यादा दूरी पर है। डायग्राम में देख सकते हो, ये जो ऊपर और नीचे वाले हैं वो थोड़ी ज़्यादा दूरी पर है, 4 समान दूरी पर है और 2 ज़्यादा दूरी पर है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? ठीक है, इस बात को भी वीबीटी नहीं समझा पाया। तो ये हमारे पास हो गई कमी नंबर 5। देखो, मैंने मोस्ट सारी कमी बता दी। वैसे तो इसमें और भी कमियां मिल जाएंगी, बुक्स में बहुत सारी तरीके हैं, लेकिन जो आपके काम की है और एग्ज़ाम के लिए हैं वो ये 5 कमियां आपके लिए बहुत हैं। नहीं तो और भी कमियां हैं, जैसे ये स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने ये 5 कमियां बताई हैं, आपको इनको ही पढ़ना है। ठीक है, और मैं तो ये चाहूँगा कि जब भी आप क्लास में बैठो तो आप हाथ में पेन और रजिस्टर लेके रखो, जिससे आप हाथ के हाथ नोट्स भी अपने बना सको। वैसे तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन हाथ के हाथ नोट्स भी बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम ही समझ में आता है, बाद में पता नहीं आपका भूल जाओ। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।